हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम यहाँ पढ़ रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर चुके थे स्लो रिएक्शंस की, वेरी फास्ट रिएक्शंस की और हमारी मॉडरेट रिएक्शंस की। और हमने ये भी बात की थी कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का कैलकुलेट करेंगे। साथ में हम यहाँ पे एवरेज रेट निकालना और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, ये दोनों चीज़ें भी हम पढ़ चुके थे। और हमने लास्ट क्लास में इन तीनों के ग्राफ के बारे में भी अच्छे से पढ़ा था। अब आज शुरू करने वाले हैं हम यहाँ पे ऐसे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करेंगे, उनकी वजह से उनका ऑर्डर क्या होता है, उनका रेट लॉ कैसे कैलकुलेट करते हैं और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो भाई यहाँ पे 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा क्या है, टेम्परेचर। फोर्थ क्या है, कैटलिस्ट। एंड फिफ्थ क्या है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो क्या होता है, बाय चेंजिंग द नेचर ऑफ रिएक्टेंट रेट चेंजेस। सीधी सी बात है, यही बात लिख रही है यहाँ पे कि भाई नेचर की वजह से क्या होगा, रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज होगा। पॉइंट ये है कि क्यों होगा, तो सुनो मेरी बात। जैसे मान लो सोडियम की रिएक्शन अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम को कभी भी एक वाटर ड्रॉप के साथ रिएक्शन करवा के देखना, इतना इंस्टेंट रेट होता है, ऐसे ब्लास्ट हो जाता है और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और ये जो रिएक्शन होती है ना, आप इसको वेरी फास्ट रिएक्शन की जो कैटेगरी है उसमें डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, नेचर चेंज कर दें, मतलब सोडियम की जगह क्या रख दें भाई, कैल्शियम रख दें और फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन होता है ये बहुत स्लो होता है, या आप इसको बोलते हैं मॉडरेट स्पीड से भी हो सकता है। लेकिन सोडियम वाली जो रिएक्शन हमारी होती है बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। इसका मतलब नेचर चेंज करते ही रिएक्टेंट का क्या हो गया, हमारी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो गई। कहा तो रिएक्शन वेरी फास्ट से मॉडरेट स्पीड पे आ गई। तो फर्स्ट फैक्टर वेरी क्लियर है। अब यहाँ हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, कि अगर हम रिएक्टेंट का स्टेट चेंज कर दें। स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास भाई, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। अब इन तीनों को अगर हम चेंज करके रिएक्शन को करवाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज होता है। अगर गैस में आप रिएक्शन करवा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो मैं कोई भी गैस को, फॉर एग्जाम्पल लाफिंग गैस, आपको सबको पता है, सबने देखा है कि लाफिंग गैस को अगर आप हवा में छोड़ दो तो कितना जल्दी वो स्प्रेड हो जाएगी और कितने बड़े अमाउंट में स्प्रेड हो जाएगी और अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगी। पर एक बात सोचो, जैसे इन केस ऑफ सॉलिड अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि हमारे पास क्या है, सॉल्ट है और सैंड है। अगर मैं इन दोनों का मिक्सचर बनाती हूँ तो ये इनको मुझे मिक्स करने में बहुत टाइम लगेगा और मिक्स करने के लिए मेरे को बहुत सारी एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो ये जो रिएक्शन है ये बहुत स्लो रिएक्शन है। लेकिन इन द केस ऑफ गैस रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट। इसका मतलब है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट अगर हम चेंज करेंगे, सॉलिड या लिक्विड या गैस, तो क्या हो जाएगा, साथ ही साथ हमारा यहाँ पे उनका स्पीड भी जो है चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन तो मतलब मेन ही पॉइंट है इस चैप्टर का। हमने शुरू से देखा है कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या होता है, रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है और यही चीज़ तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में। जैसे रिएक्टेंट का जो रेट है वो कितना स्लो है, वो जितना स्लो होगा उतना ही स्लो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और जितना फास्ट रिएक्टेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है, उतना ही फास्ट हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचर पढ़ लिया।
नेक्स्ट हमने क्या पढ़ लिया भाई, यहाँ पे उनके स्टेट से पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया भाई, स्टेट के बाद उनके कंसंट्रेशन के बारे में। तो 3 फैक्टर हमने पढ़ लिए। अब आगे देखो, ये जो हमने लास्ट फैक्टर पढ़ा है, कौन सा फैक्टर पढ़ा है, इनके रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन का रेट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे भाई एक लॉ इंट्रोड्यूस हो चुका है। ये लॉ कैसे इंट्रोड्यूस होता है, बात सुनो। देखो, जैसे मेरे पास कोई एक रिएक्शन है ए और रिएक्टेंट है बी, ये फॉर्म करते हैं रिएक्टेंट सी और रिएक्टेंट डी। तो क्या होगा भाई, इनका जो रिएक्टेंट है, मतलब इनसे मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ भाई जो ये रेट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों क्या है, मेरे रिएक्टेंट्स हैं। बात आ रही समझ में। अब मैंने इन पे कोफिशिएंट्स लगा दिए हैं x और y। ये x और y यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है, और ना ही ये क्या है, इनकी स्टोइकियोमेट्री है। बात आ रही समझ में। ये जो x और y है ये इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं है। इनके स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट क्या है, देखो स्मॉल a और स्मॉल b, लेकिन मैंने इनके टॉप पे लगाया है x और y। अब ये x और y क्या है, ये x और y एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, और ये देखा है कि x के कितने इफेक्ट से a पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब x कितना चेंज होगा, और x के चेंज होने पे a कितना चेंज होगा, y के चेंज होने पे पूरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या चेंज होगा, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं y के चेंज होने पे कंसंट्रेशन ऑफ b पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं आपको बोलूं कि जो x है इसको मैंने 2 टाइम्स बढ़ाया है, x को मैंने कितने टाइम्स बढ़ाया है भाई, 2 टाइम्स बढ़ाया है। तो क्या होता है, मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो ये वाली जो बात है वो किस पे डिपेंड करती है, x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और x और y यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेशन है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से मैं एक और बार रिपीट करती हूँ, ठीक है, बात समझ में आई। x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के, और नहीं भी हो सकते। इसके लिए मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊंगी, ठीक है। ऑब्टेन बाय एक्सपेरिमेंटल डेटा, इज दैट क्लियर। यहाँ पे देखो रेट लॉ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट लॉ इज डिफाइंड एज एन एक्सपेरिमेंटल determined equation that expresses the rate of chemical reaction in terms of molar concentration of the reactant at any instant। क्या कह रहा है, रेट लॉ को हमने डिफाइन किया है, रेट लॉ को हमने क्या डिफाइन किया है, कंसंट्रेशन A और B, या फिर हम बोले हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इन द टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको ही हमने क्या बोल दिया है, यहाँ पे रेट लॉ डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे x और y एक्सपेरिमेंटल डेटा से कैलकुलेटेड हैं, इनकी वैल्यू से हमारा पूरा रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट होता है। x और y मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चीज क्या देखते हैं, हमने जो कांस्टेंट वैल्यू हम ले रहे थे, ये रेट लॉ का कांस्टेंट के लिए हमने क्या ले लिया भाई, k ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे r हमने क्या लिया है, रेट k क्या लिया है, रेट कांस्टेंट। x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, और इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा भाई, x प्लस वाई। आ रही है बात समझ पे। अभी x प्लस वाई हमेशा क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ये बात क्वेश्चन में मेंशन होगी ही कि x और y क्या है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं, रिएक्टेंट का रेट माइनस dr/dt लिख सकते हैं, और साथ में क्या है, k इज इक्वल टू ax और by। तो इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, कैसे भाई, माइनस dr/dt, ये हमने लिखना पहले ही सीख लिया था, और ये किसके बराबर होता है, a रेज़ टू पावर x एंड b इज द y इज द ऑर्डर ऑफ b। एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो CHCl3 की रिएक्शन हम करवाते हैं किससे भाई, Cl2 के साथ। यहाँ क्या बनता है, CCl4 और साथ में HCl। सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करना। तो ये रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास जो इसका एक्सपेरिमेंटली डेटा है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटली हमने जब देखा तो हमने क्या देखा
CHCl3 जो है उसका रेट कितना है। देखो रेट लॉ के हिसाब से क्या बताया था कि जो CHCl3 है इसका ऑर्डर होता है 1 और Cl2 है भाई यहाँ पे हाफ। पर तुम देखो इसका स्टाइक्योमेट्री और इसका स्टाइक्योमेट्री, दोनों का जो स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास है वो क्या क्या है, 1 है। लेकिन इन दोनों का ऑर्डर x और y क्या है, अलग है। आ रही है इतनी बात समझ में। अब आगे तुम देखो यहाँ पे x क्या है मेरा 1, y क्या है हाफ। तो हम अगर बात करें इस रिएक्शन के टोटल ऑर्डर की तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई 1 + 1/2। इसका मतलब इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अब हम अच्छे से बात कर लेते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सुनो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर जो हमारे ऑर्डर्स है उनके सम को हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आई बात समझ में। जैसे ये कोई रिएक्शन है ए और बी, इससे हमारा कोई प्रोडक्ट बनता है और इसका रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे भाई, ए की पावर x और b की पावर y। अब ये वापस से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये x और y स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है और ये दोनों जो है a और b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इज इट क्लियर। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका x + y। जैसे कि अभी हमने देखा, हमने जो रिएक्शन लिखी थी इसमें ऑर्डर क्या हुआ x + y, 1 + 1/2 करके क्या आ गया 3/2। ऐसे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ चुका है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखो और कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, और साथ में इंपॉर्टेंट बात है ये फ्रैक्शन वैल्यू भी यहाँ पे हो सकती है। जीरो भी, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल से कैलकुलेट करते हैं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो कि सिंगल स्टेप में रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन का, रेट लॉ के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती हैं। कैसे, मोर देन 1 स्टेप में। एग्जाम्पल के लिए देखो, NO के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन से NO2 का फॉर्मेशन। ये आपको लग तो एलिमेंट्री रिएक्शन रही है पर ये होती कैसे है, 2 स्टेप में ये रिएक्शन जो है कंप्लीट होती है। पहले 2 मोल NO रिएक्ट करके क्या बनाते हैं N2O2, और ये N2O2 से रिएक्शन करके बनता है NO2। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन we will calculate the order of reaction by only and only slow step। कौन से स्टेप के साथ कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ स्लो स्टेप पे। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्लो रिएक्शन पे। तो स्लो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को लिखेंगे N2O2 और साथ में क्या है O2, इनके लिखेंगे। अब यहाँ पे इनके जो ऑर्डर्स है फ्रैक्शन वो क्या है 1 और 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। तो एलिमेंट्री में क्या चेक करना है, एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप होती है, जो भी गिवन है रेट लॉ के हिसाब से उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। पर अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो स्लो स्टेप को हम चेक करेंगे और स्लो स्टेप के साथ हम हमारा क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी बातें हमने किसके रिस्पेक्ट में कर ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में। अब हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। देखो यूनिट कैसे कैलकुलेट करनी है रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट होता क्या है, सबसे पहली चीज ये रेट इज इक्वल टू के a⁴x एंड b⁴y। क्या ये ही हमारा रेट कांस्टेंट होता है k यहाँ पे। अब हमें इस k की यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो k की यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, k इज इक्वल टू रेट अपॉन में a⁴x और b⁴y, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब k की यूनिट कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए हमें इन दोनों की यूनिट पता होनी चाहिए। रेट की यूनिट क्या होती है हमने पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने रेट की यूनिट क्या पढ़ी थी भाई, कंसंट्रेशन पर टाइम। क्या ये बात सही है, ठीक है। और हमने a क्या है हमारी कंसंट्रेशन,
तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं भाई कंसंट्रेशन क्या है x, यहाँ पे b के लिए भी हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन, और क्या है भाई ये y की कंसंट्रेशन है। अब आगे हम क्या करते हैं भाई, K इज इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकती हूँ कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, देखो पहले मैं लिख देती हूँ कंसंट्रेशन पर टाइम, ठीक है। अब जब यूनिट्स क्या हो अलग हो और बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, ये वैल्यू ऐड हो जाती है, इतना तो हम सब जानते हैं, ठीक है। अब आगे ये जो वैल्यू आई है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की यूनिट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भाई ये हमारा लास्ट वैल्यू जो है आया था x प्लस वाई। अब यहाँ हमने कंसंट्रेशन की हमारी यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम इनवर्स। अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स लिख लो, वापस से लिख लो मोल पर लीटर फिर मोल पर लीटर, इन दोनों की यूनिट x प्लस वाई। तो ऐसे मामला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं आपको करके बता देती हूँ। देखो इसकी यूनिट क्या है x प्लस वाई, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या है 1। अब फ्रैक्शन से अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और साथ में क्या है टाइम इनवर्स, तो ये जो वैल्यू आई है ना ये हमारा क्या हो जाएगा K, मतलब रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो अगर ये जो x प्लस वाई है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, अगर 0 है, तो अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 है तो देखो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 और टाइम इनवर्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। इसका मतलब अगर x प्लस वाई हमारा 0 हुआ, मतलब हमारी रिएक्शन कैसी हुई, 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हमारा मोल पर लीटर मतलब x प्लस वाई की वैल्यू, अगर मैं आपके लिए ये ले लेती हूँ भाई, मेरा x प्लस वाई जो है वो इज इक्वल्स टू 1 है, मतलब एक बार को मान लो ये 0 है और ये 1 है, या दोनों हाफ है, ये किसी भी केस में इन दोनों का सम क्या आता है, 1 आता है। अब यूनिट चेक करें, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या है 1 माइनस एन, एन की वैल्यू क्या है हमारे लिए x प्लस वाई, तो ये टर्म पूरा हो जाएगा 0। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा यूनिट आएगा वो क्या आएगा, टाइम इनवर्स। इज दैट क्लियर। इन केस अगर हमारा x प्लस वाई का जो टोटल सम है वो क्या आता है, 2 आता है, मतलब x प्लस वाई क्या है n, तो क्या हो जाएगा भाई, कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है, मोल पर लीटर, 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर। अब देखो माइनस और -1, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और टाइम इनवर्स। एंड फर्दर सो ऑन, हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ये यूनिट किसकी हो जाएगी भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो ऐसे हमने क्या चेक कर लिया कि हम किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट चेक कर सकते हैं, या अगर हमें रिएक्शन की क्या दे रखी है, यूनिट दे रखी है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो जो हमारा रेट है, जो हमारी रेट है वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। आ रही है बात समझ में। इसके लिए यहाँ पे हमने ग्राफ कैलकुलेट कर लिया, पूरा चार्ट बना लिया। 0 ऑर्डर के लिए हमने अभी अभी देखा था क्या होती है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टाइम इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स, लीटर की वैल्यू 1 सेकेंड इनवर्स, एंड सो ऑन। हम सारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर nth ऑर्डर है तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करनी है भाई, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, एन क्या है यहाँ पे x प्लस वाई सेकेंड इनवर्स। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तब क्या होगा, ATM टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स
ATM इनवर्स टाइम इनवर्स, ATM-2 टाइम इनवर्स। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है, या तो तुम्हें यूनिट दे देगा, फॉर एग्जाम्पल दे देगा सेकेंड इनवर्स दे दिया और फिर पूछ लेगा बताओ भाई यहाँ पे जो ये हमारा रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर का है, या फिर क्या करेगा तुम्हें पूरा रिएक्शन देके उसका रिएक्शन का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये बात समझ में। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन गिवन है, के की वैल्यू दे रखी है, मतलब रेट कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट दे रखा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन बोथ केसेस। अब देखो तुम्हें के दे रखा है और डायरेक्टली तुम्हें क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हम ये वाली बात जानते हैं भाई, मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स अगर ये गिवन है तो ये तो जीरो ऑर्डर के लिए है। जब 1 - 0 होगा तो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसी कोई यूनिट गिवन है, नहीं ऐसी तो कोई नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेते हैं 1, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 और यूनिट क्या आ जाएगी हमारी सेकेंड इनवर्स। तो भाई सेकेंड इनवर्स तो गिवन है, इसका मतलब हम ये मान लेते हैं K1 और K2। K2 के केस में जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कैसा है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो कैसे सिंपल सा क्वेश्चन और कितना घुमा फिरा के पूछ सकता है। K1 के केस में हम चेक करते हैं, देखो हमने जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर लिया। अब अगर हम n की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये मोल इनवर्स, लीटर और सेकेंड इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 2, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में। तो क्या ये यूनिट सेम है ना, लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसका मतलब K1 के केस में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है वो क्या है भाई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो कैसे सिंपल सा क्वेश्चन कितने अच्छी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत 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 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो अभी हमने अच्छे से पढ़ लिया रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो इनसे रिलेटेड है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, वो होती है मॉलिक्यूलैरिटी, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, the number of reacting species in any elementary reaction which collides together to produce product is molecularity of chemical reaction। ये क्या बोल रहा है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स गिवन हो और जितने भी रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करेंगे वो ही क्या हो जाएगी, उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ये रिएक्टेंट है और ये दोनों आपस में क्या करें, कोलाइड करें और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर ले ऐसे, तो ये जो मतलब 2 क्या हो जाएगी, इसकी मोलेक्युलरिटी 1 और 1 इन दोनों ने आपस में क्या किया, कोलाइड किया। जो परफेक्ट कॉलिजन होगा वही होगी मॉलिक्युलरिटी। आई बात समझ में। अब देख लेते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स, जैसे NH4NO2। देखो अब इसके क्या है, कितने रिएक्टेंट तुम्हें दिख रहा है 1, तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इससे कितने ही प्रोडक्ट बने वो हमें मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास। HI कितने रिएक्टेंट है भाई, 1 रिएक्टेंट है। H2I2, लेकिन अब इस रिएक्शन को हमने किया बैलेंस, तो ये रिएक्शन में कितने आ गए 2, मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, बायमॉलिक्यूलर। तो मोलेक्युलरिटी कैसे चेक करनी है, यहाँ हमेशा चेक करेंगे कि रिएक्टेंट में कितने रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्शन करते हैं, तो वही क्या हो जाएगी, उसकी मोलेक्युलरिटी हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे N2 और 3H2, ये क्या बनाएगा 2NH3। अब यहाँ पे हमने मास एक्शन का लॉ लगा दिया, तो जब हम इस पे मास एक्शन का लॉ लगाते हैं N1 और N3, तो देखो इसकी मोलेक्युलरिटी कितनी आ रही है 4। तुम नॉर्मल भी कैलकुलेट कर सकते हो, 3 और यहाँ पे है 1, तो इसकी मोलेक्युलरिटी क्या आ जाएगी भाई, यहाँ डायरेक्टली 4 आ जाएगी। तो ऐसे हम सिर्फ मोलेक्युलरिटी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं। दोनों में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, मॉलिक्युलरिटी अलग टर्म है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अलग टर्म है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन मोलेकुलरिटी हमेशा क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री का सम होता है। रिएक्टेंट की जो स्टोइकियोमेट्री होती है उनका सम ही क्या होता है, मोलिकुलरिटी जो है होता है। H2O2 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, H2 और हाफ O2, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक ही है। NH4NO2 के साथ N2H2O का फॉर्मेशन हुआ, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, एक ही रिएक्टेंट है। अब यहाँ हम मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि भाई मॉलिक्यूलरिटी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑब्वियस सी बात है, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करता है, और स्टोइकियोमेट्री कभी भी नेगेटिव कैसे हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती। ऐसा तो है ही नहीं कि कोई भी रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो एब्सेंट हो और रिएक्शन में कॉलिजन दिखाएगा, होगा तभी तो कॉलिजन दिखाएगा ना, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती। फॉर शॉर्टेस्ट स्टेप मॉलिक्यूलरिटी किसके बराबर होती है, जीरो ऑर्डर्स के बराबर होती है। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में हम मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर के बराबर भी जो है लिख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर कभी भी मॉलिक्यूलरिटी के बराबर नहीं होगा। दोनों बातों में डिफरेंस है। अब हम कुछ इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में कितने सारे डिफरेंसेस हैं। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है, उनकी जो कंसंट्रेशन की पावर है ये x, और यहाँ पे जो भी टर्म हमारी b गिवन है, इनका जो सम है, फॉर एग्जांपल x और y, इसको ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब स्टोइकियोमेट्री में रिएक्टेंट कितना इन्वॉल्व हुआ है, कितने परफेक्ट कॉलिजन वहाँ होते हैं, ये डिफाइन करता है मॉलिक्यूलरिटी। It is an experimentally determined value valid for elementary and complex reaction. Experimental value है और complex और elementary दोनों reaction के लिए applicable होती है। It is a theoretical value valid for only and only elementary reactions. Is that clear? ये theoretical value है। Order of reaction may be zero, fraction or integral. रेयरली इट कैन बी नेगेटिव, रेयरली नेगेटिव होती है, पर फ्रैक्शनल भी हो सकती है और इंटीग्रल भी हो सकती है। इट कैन नेवर बी जीरो और फ्रैक्शनल, कभी भी जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इट इज ऑलवेज हैज़ अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक कंप्लीट डिजिट वैल्यू होगी। इट डिपेंड्स ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, किस पे डिपेंड होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से इसे कोई लेना देना नहीं है। इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, ये किसके बारे में आइडिया देता है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, इसे रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ कितने परफेक्ट कॉलिजन किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वही जो है मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करती है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब आज की क्लास को मिस करने का कोई भी चांस नहीं बनता। तो क्या करना है, आज हमने क्या क्या पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा, ऐसे फैक्टर्स पढ़े जो हमारी रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ी, और इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हमने इनके इतने सारे डिफरेंसेस भी पढ़े। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।